न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, क्या इसके पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, 10+2 पहले क्या था और अभी जो चेंजिंग हुई है प्रोग्राम में 5+3+3+4 प्रोग्राम क्या है, क्या नियम लाए गए हैं इसमें ग्रेजुएशन के लिए, क्या इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में क्या चेंजेस हुई है, एमफिल में क्या चेंजेस हुई है, पीएचडी के लिए क्या चेंजेस हुई हैं, क्या इसमें जो सुझाव थे वो नहीं लिए गए जो लेने चाहिए थे। सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बारीकी से। आप सब के लिए ये एक अच्छा वीडियो होने जा रहा है। मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ एक बार फिर आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बलवंत सिंह। आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी दोस्तों को। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है, खासकर टीचर साथियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सब लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या है इसमें, क्या नियम लाए गए हैं, तो मैं इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कैबिनेट से पारित हुई। कैबिनेट ने इस पॉलिसी को लाया 2020 में। ये आज तक की पॉलिसियों में सबसे बड़ी पॉलिसी थी। आज तक जो पॉलिसियां आई हुई हैं 1968, जिसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद 1986, और इसी को 1986 की जो पॉलिसी थी इसी को अपडेट करा गया 1992 में। हालांकि ये एक नई तरीके से नई न्यू पॉलिसी नहीं थी, बस 1986 की जो पॉलिसी थी उसी को कुछ पॉइंट्स जो थे वो अपग्रेड करे गए थे 1992 में। तो उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पॉलिसी को जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कस्तूरी रंजन थे। कस्तूरी रंजन जी जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, और उन्हीं की अध्यक्षता में ये पॉलिसी 2020 लाई गई। और इसी पॉलिसी के यानी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, MHRD का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी सीधे से बोल सकते हैं हम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और ये पॉलिसी जो है ये आज तक की सभी पॉलिसियों में सबसे बड़ी पॉलिसी थी। एक छोटे से गांव के स्तर से लेकर के, एक पंचायत लेवल के स्तर से लेकर के, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्तर से लेकर के आज तक ऐसा कोई मसौदा नहीं था जिसमें इतने सजाओं को माना गया। बहुत सारे सजाव लिए गए हर एक स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से, पंचायत से, गांव से, छोटे छोटे स्तर से लेकर के सजाव लिए गए। और तब जाके ये पॉलिसी जो थी फुल फ्लैज बोल सकते हैं हम 2022-23 में लाई गई और इम्प्लीमेंट हुई ग्राउंड लेवल पे। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। क्या नया लाया गया इस पॉलिसी में? 10+2 पहले हुआ करता था, वो क्या था? अब जो है 10+2 प्रोग्राम को चेंज करके 5+3+3+4 क्या है, बहुत सारे साथियों को यही समझ में नहीं आता है। बहुत सारे चेंजिंग लाए गए हैं, स्ट्रीम सिस्टम को चेंज करा गया है और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट को लाया गया है, एडिट करा गया है इस पॉलिसी में। तो ये सब चीजें हम कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे हम पहले क्या हुआ करता था, पहले की जो पढ़ाई थी उसमें क्या हुआ करता था कि 10+2 प्रोग्राम था। 10+2 का मतलब आपको 12 साल स्कूल में रुकना पड़ता था। आप एक गवर्नमेंट के अंदर, एक बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के अंदर आते थे। आपको वो +2 तक यानी 10+2 मतलब 10 और 2 साल यानी 12 साल तक आप पे निगरानी करते थे। आपको 12 साल किसी बोर्ड के अंडर रह करके पढ़ाई करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। आपको 5+3+3+4
के सिस्टम में, प्रोग्राम में लाया गया है। सबसे पहले फाइव का मतलब है 5 साल, यानी आप पहले आपकी जो एंट्री हुआ करती थी 10+2 के प्रोग्राम में, आपकी एंट्री 6 साल की हुआ करती थी। आपको 6 साल में जब प्रवेश करते थे तब जाके आप स्कूल में जाते थे फर्स्ट में। अभी इस सिस्टम को टोटली चेंज कर दिया गया है। फाइव, सबसे पहले आपने 3 साल की उम्र में जब बच्चा होगा उसके बाद वो इंटर हो जाएगा स्कूल में, यानी वो स्कूल में जाएगा। पहले परंपरा ही ट्रेडिशनल स्कूलिंग जो थी वो थोड़ी हम बोल सकते हैं कि हटके थी। बच्चों को बहुत सारी परेशानी आती थी, बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता था, यानी ज़बरदस्ती उसके पेरेंट्स जो थे उसको स्कूल में पहुंचाया करते थे। वो पता नहीं क्यों नहीं जाता था, क्योंकि कुछ जो है सिस्टम ही वैसे थे, पुनिशमेंट का सिस्टम था। बच्चा स्कूल में जाने से हिचकिचाता था। वो एक कहावत आ गई कि एक जो कसाई जो था एक बकरे को खींच रहा था। तो साथ में ही एक बच्चा अपने पापा के साथ जा रहा था स्कूल के लिए। तो बच्चे ने सवाल किया पापा से कि पापा ये बकरा रो क्यों रहा है, यानी वो खिंचाव कर रहा था पीछे के लिए, कसाई उसको आगे खींच रहा था तो पीछे के लिए जा रहा था। तो बच्चे ने सवाल किया अपने पापा से कि पापा ये रो क्यों रहा है। तो पापा ने कहा कि बच्चा इसको जो है वो काटने के लिए ले रहा है, ये तभी रो रहा है। तो बच्चे ने कहा ओहो, मैंने सोचा कि ये शायद ये जो है बकरा ये स्कूल के लिए ले जा रहे थे इसको, तो ये तभी रो रहा है। बच्चा क्यों हिचकिचाता है स्कूल जाने के लिए, क्यों परेशान रहता है, ये सब चीज़ें इसमें जो है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरी तरह से चेंजिंग ला दी गई है। आपका जो बच्चा है वो 3 साल के बाद एंट्री करेगा किसी स्कूल में। उसको किसी जैसे बच्चा स्कूल से क्यों भागता था पहले कि उसको बहुत सारी ऐसी जैसी गेम्स जो है वो घर में खेलने के लिए मिलती थी, उसके साथ ही हुआ करते थे घर में। तो तभी बच्चा जो है स्कूल से भाग जाता था, उसको स्कूल अच्छा नहीं लगता था, वो घर के लिए भाग जाता था। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुआ करती थी कि वो दिलचस्पी रहती थी उसके। आज भी मुझे याद है कि हम अपनी किताब में जो है मोर के पंख वगैरह रखते थे, उनको गुड़ लगा करके कि उसमें हमारी ये जो थी ये जो आस्था हुआ करती थी कि हम इसको मान के चलते थे कि ये बड़ा हो जाएगा, मोर जैसे दिखता है, बड़े बड़े पंख होते हैं, तो गुड़ चीनी लगा करके वो कहीं बड़ा हो जाएगा। तो ऐसी जैसी चीज़ें हुआ करती थी, बच्चे को बहुत अच्छा लगता था। इन्हीं चीज़ों को लेकर के इस पॉलिसी में माना गया है कि बच्चा जो है वो 3 साल की एज में जो है एंट्री कर जाएगा स्कूल में, और 3 से लेके 6 साल तक उसमें मतलब कोई लेना देना नहीं होगा, उससे कोई एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। वो स्कूल में किस हालत में आता है, वर्दी लाता है या नहीं लाता है, वो स्कूल में आएगा, खेलेगा, पेंटिंग वगैरह करेगा, जो कुछ भी हरकतें करेगा तो वो स्कूल में रहेगा, जो है वो स्कूल में रहेगा 3 साल तक। और उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब इसी के बीच में 5 साल तक फर्स्ट एंड सेकंड उसे करा दिया जाएगा। कोई एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड में उसमें चढ़ा दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। और जो है बच्चा बहुत अच्छा महसूस करेगा, फील करेगा, उसको घर जैसा माहौल मिलेगा। वहाँ पे टीचर्स को भी ऐसी ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी कि जिससे वो है बच्चे के साथ जो है वो गार्जियन की तरह पेश आए, और इस तरह से बच्चा जो है फर्स्ट और सेकंड जो है वो पास कर देगा। तो इस स्टेज को जो है फाउंडेशन स्टेज रखा गया है। और फाउंडेशन स्टेज में कोई एग्ज़ाम नहीं रहेंगे, जैसा मैंने पहले ही कहा है। जैसे कि हम पहले 12 साल जो हुआ करते थे वो किसी बोर्ड के अंडर आते थे, वो कोई गवर्नमेंट जो है हमारी देखभाल करती थी। और 12 साल के बाद हमें किसी यूनिवर्सिटी के अंडर भेज दिया जाता था। यूनिवर्सिटी के अंडर हम पढ़ाई करते थे, अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करते थे। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि हम क्या कहते हैं कि J&K बोर्ड से 10+2 करने के बाद हम पंजाब बोर्ड में चला गए ग्रेजुएशन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, हम ग्रेजुएशन जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर करते थे। तो इस जो 5 साल पहले रहेंगे बच्चे के, इसको फाउंडेशन स्टेज बोला गया है। इसको फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, और कोई एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रहेगा। बच्चे
बच्चे पे वो सिर्फ जो है खेलेगा, पहले 3 साल खेलेगा और आगे के 2 साल फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन वो भी एग्जाम सिस्टम नहीं रहेगा। वो सिर्फ मतलब फर्स्ट और सेकंड में जाएगा और एग्जाम नहीं लिए जाएंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि फर्स्ट और सेकंड कब बच्चे ने पास कर दिए। उसके बाद अगली स्टेज जो है, जैसे 5 कंप्लीट हो गया, 5 साल बच्चे के स्कूल में कंप्लीट हो गए, तो 5+3, अब आगे 3 आ गया। 3 का मतलब है 3 साल और बच्चे ने स्कूल में रुकना है। इस स्टेज का नाम जो है प्रिपरेटरी स्टेज दिया गया है। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है कि बच्चे को थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करवाई जाएगी। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का में क्लास में जाएगा, और फर्स्ट और सेकंड का तो बच्चे को पता नहीं है कि कब वो पास हो गए, क्योंकि वो एग्ज़ाम भी नहीं लिए गए कब वो फर्स्ट और सेकंड किया उन बच्चे ने, तो वो इससे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ होगी। अब बच्चे को जो है एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे, कुछ एक्टिविटी करवाई जाएंगी, कुछ पोएम्स वगैरह याद करवाई जाएंगी, मतलब कुछ हद तक बच्चे को जो है पढ़ाई के साथ जोड़ दिया जाएगा। बच्चे को बहुत इंटरेस्ट लगेगा अब स्कूल आने के लिए, क्योंकि उसने पहले बहुत 5 साल गुजारे होंगे स्कूल में, तो बच्चा अब अच्छी तरह से स्कूल में आएगा, बिना किसी रोक टोक के वो उत्सुक होगा स्कूल आने के लिए। और इसी स्टेज में जो है बच्चे को मतलब जो सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो मदर टंग होगी या रीजनल लैंग्वेज होगी। मदर टंग इसमें अब बहुत बड़ा बवाल यहाँ से शुरू हो जाता है कि मदर टंग क्यों। यहाँ पे अब एक बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं हम इंग्लिश से छूट जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है हम इंडियंस के लिए एक अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो जब अमेरिका वगैरह कंट्री में जाते हैं तो उनको जॉब्स वगैरह इजीली मिल जाती हैं, क्योंकि उनको अच्छी तरह से इंग्लिश बोलना आती है, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ। तो ऐसी जैसी जो नौकरियां वगैरह होती हैं तो इंडियंस लोगों को अच्छी तरह से दे दी जाती हैं। वहीं अगर बात करें चाइना की, तो चाइना में वहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं सिखाई जाती है। कर्नल रैंक तक का आदमी जो है वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है। हम चाइना से इसी बात में आगे हैं कि कहीं ना कहीं हम इंडियंस को इंग्लिश चाइना से अच्छी आती है। तो बाहर देशों में भी चाइना को कहीं प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, चाइना के लोगों को वहाँ पे इंडियन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इस बात का कहने का मतलब ये है कि सरकार ये बोल रही है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जो है अपनी मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल करें पढ़ाने के लिए। कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें जो है इंग्लिश वगैरह भी अगर वो चाहें तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा सकते हैं। वो कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो वहाँ पे भी जो अपनी मदर टंग में ही वो पढ़ाएं बच्चों को। लेकिन हाँ इतना है कि आप थोप नहीं सकते हो, यानी मैंडेटरी ये बात नहीं ला सकते कि हम इसी में करवाएंगे, हम इंग्लिश मीडियम में ही करवाएंगे। अब 5 भी कंप्लीट हो गया, +3 यानी 5+3 कंप्लीट हो गया। अब आगे के 3 साल और आएंगे जिस स्टेज का नाम दिया गया है मिडिल स्टेज। अब मिडिल स्टेज में क्या होगा कि आपको 6th, 7th और 8th क्लासेस में जाना पड़ेगा। 3 साल होंगे 5 यानी 6th, 7th और 8th। इसमें जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। कंप्यूटर कोडिंग मतलब ऐसा नहीं कि आप जैसे 6th में एंट्री करेंगे तो आपको कंप्यूटर नॉलेज मतलब कोडिंग्स सीखनी होगी, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा मतलब शुरू से 6th में कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दिया जाएगा, यानी कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी। तो इसके बाद जो है इस स्टेज में 5+3+3 की स्टेज जो है यानी मिडिल स्टेज जिसको बोले हम, तो इसमें जो है वोकेशनल या टेक्निकल जो है वो वोकेशनली या टेक्निकली भी बच्चों को सिखाया जाएगा। वोकेशनली का मतलब है कि कोई बच्चा मानो कि किसी का इंटरेस्ट है कि वो बागवानी करे, एग्रीकल्चर में जाए, या कोई जो है वो मिस्त्री पलंग कुर्सी वगैरह बनाए, तो किसी का इंटरेस्ट उसमें है तो उसको वो भी सिखाई जाएगी। या कोई लड़की है वो सिलाई करना चाहती है तो सिलाई वगैरह भी करवाई जाएगी। या बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें टेक्निकल या वोकेशनली सिखाई जाएंगी। और ये चीज़ें करने के साथ साथ बच्चों को मार्क्स भी दिए जाएंगे, और इसके साथ ही मैथ, साइंस और आर्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। और साथ में जो इस स्टेज में जो है बच्चे को इंडियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। जैसे कोई एक इंडियन लैंग्वेज भी चूज करनी होगी, जैसे हिंदी आ गई, जैसे ये पंजाबी आ गई,
अरबिक वगैरह, संस्कृत वगैरह, तो एक इंडियन लैंग्वेज भी पढ़नी होगी इस स्टेज में। तो और इसी स्टेज में जो है बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाएगी। यानी पहले जैसे हुआ करता था कि रटिल विद्या थी, क्रैमिंग वगैरह हुआ करती थी, वैसा कुछ नहीं होगा। जैसे हम याद करते थे हिस्ट्री में कि गांधी जी ने डंडी मार्च वगैरह कब की थी, ऐसा जैसा कुछ नहीं होगा, बल्कि उसको क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। कि जैसे कि अगर ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चे को कि बताओ कि अगर गांधी जी जो थे वो नरम दल से ना होकर के अगर गरम दल में होते तो क्या होता है, यानी ऐसे जैसी सोच जो है बच्चे में डेवलपमेंट की जाए। तो अभी तक हमने देखा कि 5 + 3 + 3 कंप्लीट हो गया, यानी कितने 11 ईयर्स हो गए। 5 + 3 + 3। तो अब आगे की बात जो है +4 हम देखेंगे कि +4 क्या है। अब अगली स्टेज जो है, इस स्टेज का नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज, यानी 5 + 3 + 3 + 4 यानी 4 साल आगे के और आपको स्कूल में लगाने होंगे। इसमें आपको 9th 10th 11th और 12th क्लासेस को कंप्लीट करना होगा, पढ़ना होगा। इसमें जो है इस स्टेज में जो है सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम कहने का मतलब है कि जैसे बच्चों को पहले एनुअल एग्जाम लिए जाते थे, फरवरी मार्च वगैरह में हुआ करते थे, तो बच्चा जो है मुश्किल से जनवरी में पढ़ना शुरू करता था। उसके दिमाग में कहीं प्रेशर पड़ता था कि मुझे अभी पढ़ना, एग्जाम आ रहे हैं। तो इस स्टेज में जो है बच्चे को जो है सेमेस्टर वाइज होगा, 6 महीने के बाद एग्जाम्स लिए जाएंगे। तो इससे बच्चा जो है पहले से ही टेंशन में रहेगा, प्रेशर में रहेगा कि मुझे एग्जाम है, तो इस तरह से वो असेसमेंट कर पाएगा अपने आप को भी। और इसके बाद जो है पहले क्या हुआ करता था कि हम बच्चे जो हैं 10th पास करने के बाद 11th में जाते थे, तो उनको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना होता था, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स वगैरह अपने हिसाब से सब्जेक्ट लेने होते थे। लेकिन इस जो है इस पॉलिसी के तहत जो है ऐसा कुछ नहीं है, आप रैंडमली कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे किसी को बायो पसंद है तो वो बायो लेगा, किसी को मैथ्स पसंद है तो वो मैथ्स भी लेगा, किसी को जियोग्राफिया पसंद है तो उसके साथ जियोग्राफिया भी कंबाइन कर देगा, या किसी को कॉमर्स से अकाउंट पसंद है तो वो अकाउंट्स को भी पढ़ सकता है। रैंडमली मतलब बुफर सिस्टम हो गया कि आप कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो सब्जेक्ट लेकर के आप अपनी तरह से मतलब एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, बच्चे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज रहेगा। और इसके साथ ही जो है इस स्टेज में जो है आपको एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़नी होगी। बच्चा फॉरेन लैंग्वेज को सीखेगा तो वो कहीं बहुत सारी, जैसे चाइना की भाषा है, अगर बच्चा सीख जाएगा तो वो हमारे जो है चाइना के साथ ट्रेड्स अच्छे हो सकते हैं। सिक्योरिटी के मुद्दे पे हम बहुत सारी चीज़ों को हम मतलब जान सकते हैं चाइना के साथ, अगर चाइनीज सीख लेगा बच्चा। स्कूलिंग 5 + 3 + 3 + 4 को कंप्लीट करने के बाद अभी आपको जो है किसी यूनिवर्सिटी के यहाँ पटक दिया जाएगा। मतलब आप अभी जो है स्टेट बोर्ड का कोई भी लेना देना नहीं है, आप गवर्नमेंट का कोई भी, अब किसी भी यूनिवर्सिटी में जा कर के आप अपनी जो ग्रेजुएशन जो है 4 इयर्स की रहेगी जो, उसको वो स्टडी कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन जो है उसमें भी जो है कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा, कोई बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह सिस्टम नहीं रहेगा, कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा। बस सिंपल से आपको एक ग्रेजुएट माना जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो आपको ग्रेजुएट माना जाएगा। इसमें क्या है, फर्स्ट ईयर जो रहेगी, अगर मानो कि इसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। जैसे हम पहले किया हुआ करता था कि फर्स्ट ईयर पढ़ के या सेकंड ईयर पढ़ के बच्चा छोड़ देता था, तो वो कहीं किसी जॉब के लिए जाता था तो वहाँ पे कोई उसके 2 ईयर कंसिडर नहीं किए जाते थे, बल्कि उसको सिंपल +2 माना जाता था, यानी इसने 12th पास करी है। तो अभी इसमें जो है वो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं है। इसमें मल्टीपल एंट्रीज और एग्जिट को भी प्राथमिकता दी गई है। कहने का मतलब है कि अगर कोई फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके छोड़ देता है, किसी का कारणवश जो है अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, छोड़ देता है, तो उसको सिंपल जो है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट माना जाएगा। मतलब उसको सर्टिफिकेट दी जाएगी।
फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद। ऐसा नहीं है कि कोई 1 महीना पढ़ेगा तो वो भी दावा करेगा कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कम से कम आपको फर्स्ट ईयर लगाना होगा, उसके बाद आप ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के दावेदार हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप सेकंड ईयर को कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है ग्रेजुएशन डिप्लोमा मानेंगे आप, मतलब ग्रेजुएट डिप्लोमा मानेंगे आपको। उसके बाद अगर आप थर्ड ईयर में प्रवेश करते हैं और थर्ड ईयर को कंप्लीट करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी। कहने का मतलब है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर आपने किसी नौकरी के लिए जाना है, यूपीएससी वगैरह किसी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो वहाँ पे अगर मांगी होगी कि आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप किस ईयर को छोड़ करके वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप थर्ड ईयर कर चुके हैं, आपके पास डिग्री है, तो आप उस किसी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या यूपीएससी वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप थर्ड ईयर डिग्री करके। उसके बाद फोर्थ ईयर, अगर आगे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे कोई पीजी वगैरह करना चाहता है, तो आपको फोर्थ ईयर भी करना होगा। और फोर्थ ईयर को बोलेंगे हम ग्रेजुएशन रिसर्च, ठीक है, रिसर्च। तो उसके बाद अगर 4 ईयर कंप्लीट कर दिया आपने, कोई पीजी करना चाहता है, यहीं में एक बात भूल गया, किसी कारणवश आपने फर्स्ट ईयर लगा करके यानी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट करके आपकी पढ़ाई छूट गई हो किसी कारणवश या कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो आप री एंट्री करना चाहते हैं, यानी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद आप री एंट्री करना चाहते हैं, तो आपको अगर फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट है यानी सर्टिफिकेट आपकी कंप्लीट है, तो आप डिप्लोमा में री एडमिशन करवा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, अगर आपने सेकंड ईयर छोड़ दिया तो आप दोबारा से आप फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन लेनी होती थी। तो ऐसा आप नहीं है, मल्टीपल री एंट्री है और एग्जिट है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अभी 4th ईयर कंप्लीट करने के बाद अब अगली स्टेज जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है कि अगर आपने इसमें भी कोई कहता है कि इसमें 1 साल या 2 साल, इसमें 1 साल भी लगेगा या 2 साल लगेंगे। अगर आपने थर्ड ईयर करके यानी डिग्री करके ग्रेजुएशन में आपने छोड़ दिया है, आगे यानी चौथा साल जो 4th ईयर नहीं लगाया, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आकर के आपको 2 साल लगाने होंगे, यानी 2 साल स्टडी करनी होगी। अगर आपने रिसर्च की है यानी ग्रेजुएशन रिसर्च कंप्लीट की है, यानी 4th ईयर भी कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन में, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है आपको 1 साल लगाना होगा। NEP 2020 के तहत एमफिल को काट दिया गया है। अब इसके बाद एमफिल की कोई डिग्री नहीं होगी और PhD प्रोग्राम जो है वो 4 साल का है, 4 साल का होगा। इस पॉलिसी के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, बहुत सारे अच्छी बातें हैं जिनको हम बोल सकते हैं। जैसे पहले GDP का 3% जो है एजुकेशन सेक्टर में, मतलब एजुकेशन में इसका लगाया जाता था, बजट होता था, लेकिन अब GDP का जो है 6% जो है वो एजुकेशन में जो इसका बजट जो है रखा गया है, तो बहुत अच्छी बात है। यानी बोल सकते हैं हम कि इतना अगर एजुकेशन में इतनी GDP का इतना इन्वेस्टमेंट होगा, इतना बजट होगा, तो बहुत हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है बहुत उपलब्धि अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा सिस्टम बन जाएगा। तो इसके बाद जो है पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि बहुत सारे स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स थे वो अपनी मनमानी की फ़ी वगैरह लगाते थे कोई, तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट उनको बोल देगी कि आपको इस हद तक अपनी फ़ी को रखना है, इसके ऊपर नहीं जाना है। जिस तरह से किसी चीज़ की MRP होती है 20 रुपये 10 रुपये, तो वो शॉपकीपर जो है वो उसके ऊपर नहीं बेच सकता है। तो इसी तरह किसी प्राइवेट स्कूल की जो फीस स्ट्रक्चर है, एक मुकर्रर फ़ी कर दी जाएगी जिससे ऊपर वो बच्चे से फ़ी नहीं ले सकते हैं। इसका और एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बच्चे को वोकेशनली ट्रेन किया जाएगा। वोकेशनली मतलब बच्चा बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें सीखेगा जिससे कि वो आने वाले टाइम में कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता है। बहुत सारी सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों में उसको जो है जॉब वगैरह मिल सकती है। रिजल्ट की बात करें जो हम, तो बच्चा जो है वो
मार्क्स खुद अपने आप को एवेलुएट कर सकता है। उसके बाद उसके व्यवहार कैसे हैं अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने किस तरह की इंटरेक्शन है, किस तरह से व्यवहार है, वो अब इस पॉलिसी के तहत जो है ये भी बोला गया है कि बच्चा जो है दूसरे बच्चे को, अपनी क्लासमेट को एसेस करेगा। यानी मैं मान के चलो कि बच्चा हूँ तो मुझे जो है अपने क्लासमेट भी मतलब मार्क्स देंगे, वो कितने कितने ग्रेड देंगे मुझे, क्या क्या किस श्रेणी में रखेंगे, तो वो क्लास में भी जो है वो बच्चे जो है एसेस करेंगे दूसरे बच्चे को। तो इस तरह से जो है बच्चे का जो इंटरेक्शन है बाकी बच्चों के साथ, जो व्यवहार है बहुत अच्छा रहेगा। टीचर्स की बात करें हम तो टीचर्स को भी बहुत सारी नई टेक्निक्स जो है, चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। और इसमें जो है टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग रखी जाएंगी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। और जहाँ तक डिपार्टमेंट की बात करें हम, अब हर जैसे कि बच्चे को स्कॉलरशिप देना है या कोई और चीज़ या कोई कैरिकुलम तैयार करना है, सिलेबस वगैरह तैयार करना है, तो इसके लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। टीचर्स ट्रेनिंग जो रहेगी वो 4 साल की रहेगी। इसके बाद नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं NEP 20 के। नेगेटिव पॉइंट सबसे मेन ये है कि इस पे जो है इंग्लिश लैंग्वेज पे कम ध्यान दिया जाएगा। तो जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं कि कोई ये मैंडेटरी नहीं रहेगा कि आपको रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। कहीं तो कोई ऐसे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होंगे जहाँ पे कि वो अपना जो है मीडियम इंग्लिश ही रखेंगे। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको ज़रूरी उसी में अपने रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसको जो है सेंट्रलाइज कर दिया है। मतलब जो भी सेंटर से जो भी आएगा एजुकेशन मतलब जो भी कानून आएगा तो वो स्टेट्स को लागू करना होगा। उसके बाद जो है एप्टीट्यूड जो है टीचर का, वो भी जो है इसमें मतलब हर एक बुक्स के लास्ट पेज में होना चाहिए कि टीचर्स की क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि ये टीचर होना ऐसा होना चाहिए, या इस टीचर की ये खूबी, मतलब टीचर्स की अच्छी खूबियाँ जो है वो हर एक बुक्स के लास्ट में या शुरू में होनी चाहिए, जिससे पढ़ के बच्चा जो है अपने टीचर्स को अच्छी तरह से जज कर सकता है। बहुत सारे टीचर्स, सभी के लिए मैं नहीं बोलूँगा, बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं कि जो बच्चे को जो है कोई गुटखा खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई तम्बाकू खाता है, तो बच्चे को भेजता है वो लाने, वो चीज़ें लाने। तो इससे जो है बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। वो कहता है कि अगर टीचर मेरा खा रहा है तो मैं भी करूँगा ऐसी चीज़ें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, ये बातें भी इसमें NEP में होनी चाहिए थी। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो ड्रेस कोड की बात करें हम, वो भी इसमें नहीं डाला गया है। कोई टीचर्स ऐसे हैं कि वो इस तरह ड्रेस में आ जाते हैं कि वो सूट नहीं करता एक टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स को जो है बच्चा अपना रोल मॉडल मानता है। तो टीचर्स का ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग होनी चाहिए टीचर्स की, मेरा ये मानना है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। ये मैंने कुछ अपनी रिसर्च और एनालिसिस करके ये PPTs तैयार की हैं, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप पूरा NEP 2020 का डॉक्यूमेंट्स आप को नहीं पढ़ सकते हैं। बहुत सारे पेज हैं, कुछ मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिए हैं। यहाँ पे भी अगर आप का कोई सजेशन है या कोई सुझाव है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, या कोई छूट गया मुझसे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।